सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सक्सेस पॉइंट जी, राधे राधे बच्चे, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो लिखा गया है क्या, तो सर मैप लिखा गया है, ठीक है। और मैप को कहता है कि सर हमने के वाई और एन लिखा है, कुछ नहीं किया है। 13 से 11 होने का मतलब है 2 की कमी, 27 से 25 होने का मतलब है 2 की कमी, और 16 से 14 होने का मतलब भी है कि 2 की कमी। अब देख लो, सब में 2 की कमी करोगे, 18 में 2 की कमी करोगे 16 होगा। ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब दोनों में सी बी एस तक है, ए तक है, यानी लास्ट लेटर में खाली अंतर है। तो बस लास्ट वाले को पढ़ो ना। 5 में 2 कम किया 3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अब देख लो, कहता है यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ भी नहीं करो, मन में ही 61 को 7 से भाग दे दो तो 7 8 56 कट जाएंगे, 5 बच जाएंगे। तो 5 दिन आगे से अच्छा है मेरे बंधु 2 दिन पीछे आओ। तो 2 दिन पीछे आओगे सोमवार से तो रविवार छोड़कर शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, 2 क्रमगत लीप वर्षों के बीच x अधिकतम कितना होता है। तो याद रखना न्यूनतम 4 और अधिकतम 8 होता है। न्यूनतम कितने, तो 2 लीप वर्षों के बीच न्यूनतम 4 वर्षों का अंतर होता है, और अधिकतम जो होते हैं वो 8 वर्षों के अंतर होते हैं। अब सवाल उठता है सर ये 8 वर्ष का अंतर कब आएगा, जब साधारण शताब्दी वर्ष पार करेगा तब आएगा। जैसे मान लो हमने लिखा 1996 और फिर हमने लिखा 2000 और फिर हमने लिखा 2004। तो देख लो ये भी लीप ईयर है, ये लीप सेंचुरी ईयर है, और ये लीप ईयर है। तो कितने साल का अंतर, तो +4। कितने साल का अंतर, तो +4। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर यही हम कहते 1896 और फिर कहते 19 ईयर 1900 और फिर कहते 1904, तो देख लो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। तो डायरेक्ट यहां से यहां लीप ईयर मिलता, यानी 8 वर्ष का अंतर ले लेता। तो यही वो सिचुएशन होता है जब 8 साल का अंतर आता है, जब बीच में साधारण शताब्दी वर्ष शामिल होते हैं। तो हमेशा याद रखना 2 क्रमगत लीप वर्षों के बीच न्यूनतम दूरी 4 वर्ष और 2 क्रमगत लीप वर्षों के बीच अधिकतम दूरी 8 वर्ष होगी। अब ये तो बहुआ का झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है जी। बस ट्रायंगल उधर घूमेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बी और बी किस में है, तो सी में है। तो आंसर सी हो गया। एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन था, तो झुनझुन्ना वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा देखो बच्चे, 12 को 2 गुना करोगे 24, और फिर 12 तिया कितने हो गए, तो सर 36। तो 12 चको कितने हो जाएंगे, तो सर 48। सब में 48 है, इसमें नहीं है। अच्छा फिर से ध्यान से देखोगे तो 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5। तो सर 5 में 2 जोड़ोगे 7 होगा, और 7 का मतलब जी होगा। एफ वाली बात खत्म हो गई, और ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। नेक्स्ट देखोगे, देखिए अक्सर लॉजिकल रीजनिंग आता है ना तो आप फंस जाते हो। क्यों, कॉन्सेप्ट की कमी और प्रैक्टिस की कमी। राधे राधे बच्चे, तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कहानियां बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सत्य प्रय को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। याद है बचपन में नानी और दादी क्या करा करती थी, कहानी सुनाया करती थी, और वो कहानी हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता था। हम अक्सर नानी घर जाते थे तो छोटी छोटी कहानियां नानी सुनाती थी, दादी से मिलते थे या दादा से मिलते थे तो छोटी छोटी कहानियां करती थी। फास्ट किए क्या 4 नंबर, सर आज क्वेश्चन फास्ट किए हैं क्या 4 नंबर। बच्चे नहीं समझे सक्सेस पॉइंट जी आपकी बात को, खुल के बताओ क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को कहानियां सुनाते हैं।
अब कहानियां क्यों सुनाते हैं? ताकि वो सारी चीजों को जोड़कर उसको अच्छे से याद रख सके। तो वही कहता है कहानियां बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यानी शुरुआती एज में संत प्रत्यय को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब कहता है सर अवधारणा लो यानी अजम्पशन लो। कहता है बच्चों को कार्य कहानियां पसंद है, बिल्कुल अजम्पशन ले सकते हैं। चूंकि बच्चों को कहानियां पसंद होती है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको कहानी के रूप में चीजों को समझाते हैं। दूसरा देखिए, कहानियां बच्चों की कल्पना और मानसिक चित्रण के कौशल में सुधार करती है। ये भी बिल्कुल हम अजम्पशन ले सकते हैं कि अचानक से अगर बोल दोगे ना कि देखो भैया ये काली बिल्ली आएगी ना घर पे, तो फिर कर लेना दरवाजा बंद। लेकिन अगर इसी चीज को बच्चे को कहानी में बनाकर सुना दोगे, काली बिल्ली कितनी खतरनाक होती है कहानी के माध्यम से बता दोगे, तो वो जैसे ही काली बिल्ली देखेगा दरवाजा बंद कर लेगा। एक और दो दोनों क्या है? सही है। 4 नंबर में क्या इशू आ गया रे? अब देख लो एकदम ये जो कहते हैं ना, अब क्या किया जाए सक्सेस पॉइंट का बताइए तो? यही ना मिरर इमेज बनेगा। ये मिरर इमेज कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। छोटा फिगर होने के लिए वो डार्क हो गया है। अब मिरर इमेज भी हमको बना करके समझाना पड़ेगा, तब तो हो गया रे। राजीव कुमार नमस्कार बच्चे, नमस्कार। अगला क्वेश्चन देखोगे बाबू। देखिए आज लॉजिकल रीजनिंग हम भर भर के दिए हैं क्योंकि हमें पता है कि आने वाले एग्जाम में आपके ग्रुप डी जैसे एग्जाम, एनटीपीसी जैसे एग्जाम से आपका सामना होगा, एलपीसीबी 2 से आपका सामना होगा, तो वहां लॉजिकल रीजनिंग मेरे भाई बहुत रहेगा। और अगर आपने इस पे कमांड कर लिया ना तो समझो अदर बच्चों से बिल्कुल अलग हो गए। कहते हैं भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि, भूमंडल के तापक्रम में वृद्धि प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करती है। यानी कि ये जो टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, प्रजातियां विलुप्त होते जा रही है, हम लोग वन को काट करके कम करते जा रहे हैं, ये सब क्या कर रहा है? तो सर ये सब खतरा पैदा कर रहा है। अगर ये स्टेटमेंट हमने सुना कि सर जी भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि हो रही है, हम लोग पेड़ को अंधाधुंध काट रहे हैं, अब प्रजातियां विलुप्त हम लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? खतरा हो रहा है। तो क्या अजम्पशन लेंगे? जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण और पदच्युत करते हैं उतना अधिक पारिस्थितिकी असंतुलन हम बनाते हैं। तो सही बात है, जितना आप पर्यावरण का शोषण करोगे उतना ही क्या होगा कि पर्यावरण दूषित होगी। फिर कहता है अतः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। बिल्कुल सही है। अब सोच लो ना, आज से 50 वर्ष पहले ज्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं था, गर्मी कम थी। आज के समय में एयर पॉल्यूशन बहुत हो गया, ओजोन परत में छेद हो रही है, CO2 CO3 बढ़ने के कारण मैन मेड थिंग से ये चीजें बढ़ रही हैं। अब धीरे धीरे हम लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो समय आएगा जब मार्केट में कार्बन जो है, पॉल्यूशन जो है कार्बन, ये पूरा का पूरा प्रकृति में फैल जाएगा और सांस लेना भी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। वैसे समय में मानव संहार ही होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा दूसरा देखो, प्रत्येक प्रजातियां जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर दूसरी प्रजातियों पर निर्भर होती है। मनुष्य वो हैं जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपनी विकास की आवश्यकताओं के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर रहते हैं। तो ये भी बात तो बिल्कुल सही ही कह रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे हम सब चीज में आगे आते गए। पहले झोपड़ी में रहते थे, शहर बनाने लगे, बड़े बड़े मशीनरी चलाने लगे। और अब कहोगे सर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से कैसे हो गया? तो देखिए हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से हम लोग सजीव पदार्थों को भी खाते हैं। तो 1 नंबर भी सही है और 2 नंबर भी सही है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर डी को कर लेना, जो सबसे फेवरेबल आंसर होगा। अब देख लो एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है। बोलोगे सर कैसे बोल रहे हैं कि झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है? हमको तो टेढ़ा दिख रहा है। तो हमको ना दिख रहा है, ई एरो को पकड़िएगा। पहले यहां दिख रहा था, अब ये भाई साहब यहां देखने लगे, अब अगले बार में ये भाई साहब यहां देखने लगे, तो अगले बार में ये भाई साहब यहां देखेंगे। अब देख लो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इकलौता बचा सी, और सी मेरे बंधु किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो परफेक्ट आंसर हम लोग क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे। देखिए सुजीत जी कह रहे सर मेरा नाम बोल दीजिए। ये गजब गजब फंडा होता है।
सर मेरा नाम बोल दीजिए। गुड इवनिंग बच्चे। अच्छा मोहन जी, आप टाइपिस्ट हैं, आपको टाइपिस्ट की नीड है ना? तो बच्चे एक काम करोगे, अभी तो हमारे यहाँ टाइपिस्ट हैं, ऐसे आप एक बार आकर के हमारे संस्थान में एक बार नवीन सर से आप मुलाकात कर लोगे, उनको अपनी नीड बताओगे, अगर वो कहीं एडजस्ट करने लायक हुआ आपको तो वो आपको पक्का एडजस्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देख लो, देखने में तो लग रहा है एकदम खतरनाक है कि नहीं? देखने में लग रहा है कि सर ये तो एकदम बवलिया क्वेश्चन है, बवाल मचा कर रख देगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। बवाल तब मचाता जब इसमें समकोण त्रिभुज ना पूछ करके बंधु त्रिभुज पूछ, जब त्रिभुज पूछ लेता, केवल शुद्ध त्रिभुज पूछ लेता, तब इस प्रॉब्लम में हम लोग उलझते, क्योंकि बहुत देर तक काउंटिंग करने होते। लेकिन देख लो क्वेश्चंस की खासियत, उसने त्रिभुज नहीं पूछा, उसने समकोण त्रिभुज पूछा। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में अंतर है का? तो हाँ बच्चे, समकोण त्रिभुज और त्रिभुज में अंतर है। त्रिभुज कैसा भी रहे, तीन भुजा जुड़ गया तो त्रिभुज, लेकिन समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक वो कोण 90 डिग्री का होगा और एक वो लंब होगा ही होगा, तभी वो क्या रहेगा, तो समकोण त्रिभुज में रहेगा। तो हम लोग को समकोण त्रिभुज तलाशना था। देख लो ध्यान से, दो गो समकोण त्रिभुज आपको सर यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, एक एक दो, तो दो समकोण त्रिभुज आपको यहां से भी मिलने वाले हैं, तो दो दो चार। इसी तरह से अगर देखोगे तो दो समकोण त्रिभुज आपको यहां मिलने वाले हैं, चार दो छह, और दो समकोण त्रिभुज आपको यहां मिलने वाले हैं, छह दो आठ। आठ के बाद देखो दो समकोण त्रिभुज यहां मिलने वाले हैं 10, और फिर दो त्रिभुज यहां मिलने वाले हैं 12। 12 के बाद देखो दो त्रिभुज यहां मिलने वाले हैं 14, और फिर यहां देखो दो त्रिभुज यहां मिलने वाले हैं 16। इसका मतलब है त्रिभुज की संख्या टोटल कितनी है, तो सर त्रिभुज की संख्या टोटल 16 देख रखा है। तो ये 16 क्या निकले हैं, त्रिभुज निकले हैं? नहीं, समकोण त्रिभुज निकले हैं। क्या निकले हैं बच्चे? तो समकोण त्रिभुज निकले हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक जो रेखा है वो लंबवत होगा। तो समकोण त्रिभुज काउंट करना था, तो समकोण त्रिभुज हमने बहुत आसानी से और सटीकता के साथ काउंट कर लिया। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। तो देखो क्या कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं, यानी ये साइंटिस्ट का कथन है, पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। यानी कि एक साइंटिस्ट का मानना है कि जंगल में जो पेड़ होते हैं वो आपस में बातें भी करते हैं और पोषक तत्व का साझा भी करते हैं। इसका मतलब जैसे हम लोग लेन देन करते हैं ना, भाई गेस्ट आ गया, चीनी खत्म हो गई, बगल वाले कमरे में जाते हैं, कहते हैं अरे यार भैया भाभी आ गए हैं, थोड़ा सा चीनी का काम चला दे। यानी पेड़ भी ऐसा ही करते हैं, पोषक तत्व को एक दूसरे से क्या करते हैं, तो साझा करते हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये किसी वैज्ञानिक ने कहा, यानी किसी साइंटिस्ट ने कहा। तो जब इस साइंटिस्ट महान की बात हम लोग सुनेंगे कि भैया पेड़ भी आपस में बात करता है और सर वो क्या करता है, तो पोषक तत्व भी साझा करता है, तो क्या अजम्पशन लेंगे? पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब भैया वार्तालाप करना और पोषक तत्व का साझा करना, इससे हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा होने का मतलब होल हो गया, और लॉजिकल रीजनिंग में सभी जो होते हैं ना वो बिल्कुल मान्य नहीं होते हैं। विमल कुमार विराट जी, सर त्रिभुज कितना होगा? अब लास्ट में उसको गिन के बता देंगे त्रिभुज कितना होगा, तब तक थोड़ा सा बर्दाश्त की गोली खा लीजिए आप। अब देखो, अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल रीजनिंग का है और आर्ग्यूमेंट का प्रश्न है। क्या कहता है, क्या 21वीं सदी के किशोर यानी कि जो युवा लोग हैं, वयस्क लोग हैं, तनावग्रस्त रहते हैं? यानी प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि सर जो 21वीं सदी का यंगस्टर है, क्या वो लोग टेंशन में रहता है? तो हमने कहा हाँ, हमने सपोर्ट कर दिया, हाँ सर टेंशन में रहता है। क्यों? किशोरों की धारणा है कि वे सभी क्षेत्रों में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होने के, सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है।
तो बिल्कुल सही कह रहा है ना। आजकल की युवा पीढ़ी को आप अगर ध्यान से देखोगे तो सही में आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी हो गई है कि वो चाहती है कि हर जगह हमको सक्सेस मिल जाए, ठीक है। और उस चक्कर में अगर एक दो रिजल्ट कहीं नहीं बना तो वो टेंशनाइज्ड हो जाती है, वो अपने आप को कम आंकने लगती है, जबकि ऐसी बात नहीं होती, वो अपना थोड़ा मेहनत बढ़ा ले। तो एक नंबर बिल्कुल सही कह रहा है कि किशोर की धारणा क्या होती है कि वो सभी क्षेत्रों में सफल हो जाए या अच्छा हो उससे सभी क्षेत्र में। अगर विफलता हो जाता है तो वो उसको स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देता है कि हम कैसे फेल हो सकते हैं, और उससे सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है बच्चे। दूसरा देखिए, इसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं सर, 21वीं सदी के जो किशोर होते हैं वो तनावग्रस्त नहीं होते हैं। हमने कहा कैसे, बताइए रीजन। तो कहता है कि तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो हम रीजन तो ये भी सही से दे सकते हैं ना कि सर क्यों तनावग्रस्त रहेंगे। अगर उसको समझाने वाला कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया तो वो बिल्कुल तनावग्रस्त नहीं रहेगा। तो बिल्कुल सही है। अब अक्सर यही होता है ना कि मान लो कि आपने एग्जाम दिया, बहुत मेहनत आपने करी, और मान लो कि 0.5 या 0.2 से आपके रिजल्ट रुक गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए। उस समय क्या होता है, आपके भैया, आपके दीदी, आपके मित्र आपको संतावना देते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे भी सीख ले, अगली बार थोड़ा और मेहनत कर लेना, तो अभी आधा नंबर कम है, अगली बार 5 नंबर ज्यादा ले आना। आपका भी माइंड भी लगता है कि चलो भैया, मेरा फैमिली, मेरे दोस्त मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है, और आप टेंशन को यूं ही हवा में ले आते हो। तो एक भी अपने जगह पे सही है और दो भी अपने जगह पे सही है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अब देखो कितना झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है, एकदम बउआ का झुनझुन्ना। कहता है सर ऊपर एक आकृति बना के दिखा दिए हैं, ये बता दीजिए इसको बनाने के लिए कौन कौन आकृति मिलावे पड़ेगा। एकदम सिंपल यही क्वेश्चन है, कौन कौन आकृति मिलावे पड़ेगा। तो देख ले बउआ, सर्किल तो चाहिए ना रे, तो ई चाहिए। ट्रायंगल से कोई वास्ते नहीं है, हमको ये वाली आकृति चाहिए ना, तो हाँ सर चाहिए। और हमको ये वाला बॉक्स भी चाहिए ना, तो कौन कौन चाहिए, तो ACD चाहिए। ACD अगर मिला लेंगे ना तो ये वाला फोटो हम लोग बना लेंगे। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब देख लो भैया, 24 मार्च और 2006 को कौन सा दिन है। तो जब 2006 को जाना है तो मेरे भाई 2005 को बेस बनाओगे, तो 2000 के लिए हो गया 0, 5 7 से भाग नहीं लगेगा तो 5, 4 से भाग लगाओगे तो 4 एकम 4। अब जनवरी पूरा बिताओगे 3 दिन, फरवरी 0 दिन, और मार्च में 24 है तो 7 या 21 कट गया 3 दिन, 3 3 6 6 1 7 खत्म हो गए, बच गया मेरे बंधु 5। और 5 का मतलब बच्चे जानते हो कि शुक्रवार होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। यदि दक्षिण दक्षिण पूरब हो जाए तो कितना डिग्री, तो दक्षिण दक्षिण पूरब होने का मतलब है 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूम गया। तो उत्तर को 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाओगे तो उत्तर पश्चिम में जाओगे, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर पाओगे। एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन देख लो, दक्षिण को दक्षिण पूरब बनाओगे यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे। तो अब जैसे ही ध्यान से देखोगे कि उत्तर क्या होगा, तो उत्तर को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाओगे तो नॉर्थ वेस्ट में खुद को पाओगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को आंसर बनाओगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। सक्सेस पॉइंट जी पूछ रहे हैं सर 5 ये कहां से आया, ये वाला 5 बच्चे बेस हम लोग बना लिए बाबू 2005 को, ठीक है। जिस ईयर का डेट निकालना हो ना, उसके पीछे वाले ईयर को बेस बनाते हैं। जैसे देख लो, आज कितना तारीख है याद है आपको, आज 13 फरवरी है ना, और 2000 कितना है बच्चे, 25 है ना। तो जब 13 फरवरी 2025 का हमको डेट निकालना है ना, तो बेस 1 साल पीछे का होगा, यानी बेस होगा 2024, ठीक है। तो इसी तरह से 6 निकालना था तो हमने 5 को बेस बना लिया। तो यहाँ 2000 के लिए कितना 0,
अब चूंकि ये 7 से कटने वाला था, तब हमने 7 काट के शेषफल 3 लिखा। लेकिन भैया 2005 तो 7 से कटेगा ही नहीं, तो जो 7 से नहीं कटेगा उसको सीधा का सीधा रख देंगे। ठीक है, बस इतना ही काम करते हैं और कुछ नहीं। अब देखो 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, जनवरी 3 दिन और फरवरी बोला है सर 13, तो 13 का मतलब 7 एकम 7 निकल गया, बच गया 6। तो देखो 6 3 9, 6 3 9, 9 9 कितने हो गए, तो 18/7, यानी शेषफल बचा 4, और 4 का मतलब बंडू थर्सडे हो गया। इसका मतलब 13 फरवरी 2025 को, यानी आज का दिन थर्सडे है ना। तो इस तरह से कैलेंडर जो निकालते हैं ना, तो कैलेंडर निकालना बहुत आसान काम हो जाता है। ऑल डे का कोड क्या होगा सर, कुछ नहीं, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, और 0 या 7 अगर आ जाए ना तो इसको हम लोग कहते हैं संडे। ठीक है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट वन देखो, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें तो 5 वर्ग मिल जाएंगे ना, 1 2 3 4 और ये पूरा 5, तो यहां से मिला हमें 5 वर्ग। अब ध्यान देना, यहां से भी मिले मुझे 5 वर्ग, तो 5 5 कितने, तो सर 10 वर्ग हो गए। अच्छा फिर से ध्यान से देखोगे तो यहां से भी मुझे मिलेंगे 5 वर्ग। कितने वर्ग, 5 वर्ग, तो 10 और 5 कितना, तो सर 15 वर्ग हो गया। अब ध्यान से देखोगे यहां से भी मुझे मिलेंगे 5 वर्ग। कितने वर्ग, 5 वर्ग, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20। लेकिन जब ये दोनों मिला तो मिलने के बाद एक और वर्ग हम लोग नहीं काउंट किए, ये दोनों को मिला करके। ठीक है, अब इसमें इसको 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 मत काउंट करना, तो ये पूरा एक वर्ग यानी एक और बढ़ गया। तो 5 5 10, 5 15, 5 20 और 1 21, यानी इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितनी दे रखी है, तो इसमें टोटल वर्ग की संख्या 21 दे रखी है। ठीक है, नहीं बच्चे आयत नहीं पूछा है, आप अगर इसको कंसीडर करोगे ना ये पूरे को, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो उसको कंसीडर मत करना, क्योंकि वर्ग काउंट करते समय आयत काउंट नहीं करते हैं, लेकिन आयत काउंट करते समय जो है ना हम लोग वर्ग काउंट कर लेते हैं। तो यहां शुद्ध वर्ग काउंट करना था, यहां आयत हम लोगों को काउंट करना ही नहीं था। ठीक है, तो आंसर कितने हो जाएंगे बच्चे, तो आंसर इसके 21 हो जाएंगे। देख लो, पहले 1 2 वाले देखना। सभी ब्रेक पैंडल हैं, ब्रेक ने मांगा 2 रुपया, ब्रेक के पास है 1 रुपया, गेम ओवर। कुछ ब्रेक पैंडल है, कुछ में रीस्टेटमेंट सही होगा। कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, ब्रेक ने मांगा 2 रुपया, ब्रेक के पास है 1 रुपया, कैंसल। यहाँ ब्रेक पैंडल, यहाँ ब्रेक ग्लास नहीं लगेगा, केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यानी अगर 1 2 से बनाते हो ना तो बिल्कुल आपको समय लगने वाला नहीं है। देख लो, डी फॉर ग्लास, कहता है कोई भी ग्लास क्या नहीं है, तो कोई भी ग्लास पैंडल नहीं है। और फिर कहता है सभी पैंडल क्या है, तो सभी पैंडल ब्रेक है। अब कहता है सभी ब्रेक पैंडल है, क्या सभी ब्रेक हमें पैंडल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ ब्रेक पैंडल है, तो कुछ ब्रेक पैंडल दिखता है ना, तो सही हो गया। तीसरा कहता है कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, तो ब्रेक और ग्लास में तो 50% की दुश्मनी है, और जब 50% की दुश्मनी हो तो कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। तो आंसर कौन सही हुआ, तो केवल बी नंबर जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। एक से नहीं समझते हैं, पेशेंस रखिए, एग्जाम आते आते, एग्जाम का जब समय आएगा तब वो सिखला देंगे आपको, पेशेंस रखिए। अब देख लो, कहता है सर विषम को चुनो, कुछ नहीं, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ई चोट्टा अकेले एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यही बउआड़े अलग हो गया। ऑप्शन नंबर ए को ही बच्चा क्या कर लेंगे, तो आंसर बना लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब देख लो भैया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहता है सर निकटतम समानता दिखलाती है, यानी आपको एक ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें ये दिखे। लेकिन खासियत इस फिगर की ये रखनी है कि ये जो बड़ा वाला भुजा दिख रहा है ना, इसी पे इस पॉइंट को, ट्रायंगल के पॉइंट को रिपीट कीजिएगा। तो देखिए इस वाले पे तो नहीं है ट्रायंगल, खत्म। इस वाले पे ट्रायंगल का पिन नहीं है, खत्म।
इस वाले पे ट्रायंगल का पिन नहीं है, खत्म। लेकिन इस वाले पे ट्रायंगल का पिन है ना, सी, और सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है बच्चे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब ध्यान से देखो, अच्छा वाला क्वेश्चन है। 16 टाइप का सवाल समझ में नहीं आता, पेशेंस रखिए, लास्ट में अब 16 को देखेंगे। आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है, ये स्टेटमेंट दिया गया। तो देखते हैं आजकल बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, तो सात्विक होते जा रहे हैं। ठीक है, क्या होते जा रहे हैं, सात्विक होते जा रहे हैं, यानी वो पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, ओम मंत्र के उच्चारण में ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। क्यों इसलिए देने लगे हैं क्योंकि आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से क्या होता है, तो तनाव और चिंता से हमको छुटकारा मिल जाती है। यानी ये साइंटिफिक रीजन माना गया है कि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके माइंड जो है ना, उसमें स्थिरता आती है। तो देखिए क्या अवधारणा है, तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। हम नहीं अजम्पशन ले सकते हैं। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में है, बिल्कुल ठीक है। पहले लोग क्या करता था, टेंशन कम करने के लिए टैबलेट खाता था, टेंशन कम करने के लिए हंसी मजाक कर लेता था, टेंशन कम करने के लिए घूमने चला जाता था। लेकिन अब लोग टेंशन कम करने के लिए ये सब ना करके क्या कर रहे हैं, तो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यानी कि चिकित्सा की पद्धति जो है वो अब मुड़ती जा रही है दूसरी तरफ, यानी लोग नया विकल्प तलाश रहे हैं। हम ये अजम्पशन ले सकते हैं। तो 1 नंबर तो भैया गलत हो गया, लेकिन 2 नंबर जो है सही हो गया। और ऐसी व्यवस्था हमें किस में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। ये सब लॉजिकल रीजनिंग है ना, अपने आप में खतरनाक लॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। एक 18 नंबर बतलाना है, एक 16 नंबर बतलाना है, एक ट्रायंगल वाला फिर से बतलाना है, यही ना, अंतिम में बतला देंगे। अब देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट। ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो आप भी इससे रूबरू हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो अंग्रेजों से देश को आज़ाद करवाने के चक्कर में अपने प्राण जो है एक बार में ही क्या कर चुके, गवा चुके। ऐसे शहीदों का लाइन लगा हुआ है हमारे हिस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे शहीद मिले हैं जो अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने में अपना प्राण गंवा दिए। तो वही स्टेटमेंट के रूप में दे दिया कि ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। धारणा, स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा। अब ये फ्यूचर में लेकर चला गया, ठीक है। अगर ये कहता कि स्वतंत्रता के लिए लोगों ने बलिदान दिया था, तब तो वो सही होता। लेकिन वो कह रहा बलिदान देना होगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। क्या अभी हम स्वतंत्र नहीं है? अभी हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो चूंकि ये फ्यूचर टेंस में चला गया, इसके लिए ये गलत हो गया। हम एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं, इससे कोई लेना देना है रे? एकदम लेना देना नहीं है। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो 2 अनुसरण करता है। अब देख लो ऐसी व्यवस्था किसमें दिखती है बंधु, तो ऐसी व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी में दिखती है। सभी जीवों में पेंगुइन जो है ना सबसे मित्रतापूर्ण होता है। तो देखिए जीव जंतु तो बहुत होते हैं, लेकिन पेंगुइन को कहा जाता है कि उसकी बुद्धि बहुत होती है। उसकी बुद्धि जब बहुत होती है ना, इसका इफेक्ट ये पड़ता है, बुद्धि बहुत होने का इफेक्ट, कि वो मनुष्य की तरह सोचते हैं और मनुष्य की तरह साथ में मनुष्य से मित्रता रखते हैं, ठीक है। तो वही कहता है सभी जीवों में पेंगुइन जो है सबसे मित्रतापूर्ण है, अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। क्या हम ये सियोरिटी के साथ कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो जानवर हम लोग पालते हैं, जैसे कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, कुछ लोग खरगोश पालते हैं, कुछ लोग घोड़ा पालते हैं, तो ये सब भी क्या होते हैं, वफादार होते हैं। और ये सब भी क्या होते हैं, तो आपके साथ मित्रतापूर्ण ही बिहेव करते हैं। जैसे देखते होंगे कि घोड़ा अपने मालिक को किसी भी स्थिति में बैठा लेगा, लेकिन दूसरा कोई अगर घोड़े पे बैठने जाएगा ना, तो वो उसको पटक देगा शुरुआत में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक को अपना मित्र समझता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंगुइन ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, पेंगुइन के अलावा भी बहुत सारे जंतु हैं जो मित्रतापूर्ण स्वभाव दिखाते हैं।
पेंगुइन को मनुष्यों द्वारा पसंद किया जाता है। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि पेंगुइन को मनुष्य पसंद है, लेकिन इससे ई कहाँ स्पष्ट हुआ कि पेंगुइन को मनुष्य पसंद करते हैं। तो ना तो एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं और ना तो दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके परफेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम के बारे में बताना उचित है क्या? एकदम उचित नहीं है बच्चे। बस अपना मेहनत करते जाइए, अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहिए, और ऐसे ही उब उब करके कुछ बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा सुस्त हो जाएंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे चलो भैया अब आएगा एग्जाम का डेट तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो ऐसे बच्चे से एग्जाम नहीं निकलेगा। और जो बच्चे कंटिन्यू लगे रहेंगे ना वो लोग बाजी जरूर मार जाएंगे। तो बच्चे कंटिन्यूटी रखिए अपने आप को, जैसे ही कंटिन्यू रहोगे एग्जाम जैसे ही आएगी आपकी एग्जाम निकल जाएगी। अब इस भ्रम में आके कि अभी लंबा समय है, अपनी कंटिन्यूटी मत खोना। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो कहा कि सर ब्यूटी का संबंध ब्यूटी से एक्चुअल में होता ही नहीं है, क्योंकि सुंदरता कहाँ होती है, तो देखने वालों की आंखों में होती है। बिल्कुल सही है। नहीं तो भैया अफ्रीका की लड़कियों से शादी कौन करता बताओ, लेकिन होता है ना। यानी कि सुंदर कोई होता नहीं है, आप किसी को कितना सुंदर देख रहे हो वो आपकी आंखों में है। तो ऐसे भी कहा गया ब्यूटी इज लाइज इन द आईज ऑफ व्यूअर, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। तो देखिए क्या कहता है, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। अब कहता है निष्कर्ष निकालो। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, सही है। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों अनुसरण करता है, और दोनों अनुसरण वाली बात किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। पूछता है सर बतला दो इसमें कितने त्रिभुज है, तो ध्यान से देखना। तो अगर यहां से काउंट करोगे तो आपको 3 त्रिभुज मिलेगा, और इसी तरीके से अगर आप इस वाले में काउंट करोगे, इस वाले में, तो यहां से भी आपको 3 त्रिभुज मिलेगा। तो 3 3 कितने हो गए, तो सर 6 त्रिभुज मिल गए। ठीक के बाद ध्यान से देखना, ठीक के बाद ये जो छोटुआ रहा ये 7 नंबर, और ये छोटुआ जो रहा ये 8 नंबर। ठीक है, 8 के बाद देखोगे तो यहां से ये पूरा कितना हो गया, 9 नंबर। 9 के बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो 9 के बाद ये वाली जो हो गई ये कितना, तो 10 नंबर। तो 3 3 6, 6 के बाद 7 8, ये पूरा हो गया 9, और ये पूरा हो गया 10। कोई एक और छूट रहा है क्या बच्चे, ध्यान से देखिए तो एक बार फिर से देख लूं क्या। अच्छा ये वो नीचे भी तो था, यही चट्टा छूट रहा था। यानी कितना हो गया 11। देखिए यहां से कितने मिले, तो सर 3, और यहां से कितने मिले, तो सर 3। तो 3 3 कितने हो गए 6। 6 के बाद देखो ये वाला छोटू अगर लेंगे तो ये छोटू हो गया 7 नंबर, ये छोटू लेंगे तो ये 8 नंबर, और ये वाली छोटू को लेंगे तो ये हो गया 9 नंबर। ठीक है, अब अगर इस दोनों को आप एक साथ मिलाते हो, तो इस बड़े वाले को अगर मिला देते हो तो ये हो गया आपका 10 नंबर का त्रिभुज। और इसी तरह से बच्चे अगर हम लोगों ने इस वाले को मिला दिया ना, इस वाले को, तो ये हो गया हमारा 11 नंबर का त्रिभुज। यानी त्रिभुज की संख्या टोटल कितनी हो गई, तो त्रिभुज की संख्या 11 हो गई। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर किसको कर लेंगे, तो ए को कर लेंगे। यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखो पूछता है सर 6:51। ठीक है, पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोनों में से छोटे कोण की माप बताओ। तो 6 पे सुई होने का मतलब होता है 30 मिनट। 30 मिनट से 51 मिनट जाने का मतलब है कि 21 मिनट की दूरी लो। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होते हैं। तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12 यानी 126 डिग्री। और जब भी घंटा से मिनट को आते हो तो मिनट के आधा को घटाते हो, तो 51 का आधा हो गया 25.5 डिग्री। कितने हो गए 25.5 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गए 0, 2
2 में से 2 गया 0, यानी 100.5 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। 101 होगा रे, कहां से 101 होगा बता, कम से कम सही से घटाइए तो चंदन कुमार जी। अच्छा बताओ, 126 में से अगर हम 25 निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 101 होगा ना, और उसमें से फिर 0.5 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा? तो 100.5, कम से कम माइनस तो सही से कर लीजिए बच्चे। आगे चले। अब देखो, कहता है सर अगली आकृति कौन सी होगी, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो बाहर वाला ये जो फिगर है ना, ये फिगर अपने रुख को कभी भी नहीं बदलता है। वह जो बाहर मुंडी पे लटका हुआ था ना, वो अंदर चला आता है। तो यहाँ भी ट्रायंगल अपने आप को नहीं बदलेगा, बाहर जो मुंडी पे लटका हुआ है वो अंदर आ जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था सी में दिखती है, और सी हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ध्यान दोगे? देखिए, ये पहला फिगर जो है ना, वो सेकंड लास्ट बन जाता है, और लास्ट फिगर फर्स्ट हो जाता है। ठीक है? नहीं, सिंगल सिंगल लेकर के चलते हैं, जल्दी पकड़ा जाएगा। तो ध्यान देखिएगा क्या अंतर आया है। ये भाई साहब यहां आ गए हैं, है? ये भाई साहब यहां चले गए हैं, ये भाई साहब यहां चले गए हैं, देखिए लास्ट वाला उठ के कहां गया? फर्स्ट में। फर्स्ट वाला कहां गया? थर्ड पे। थर्ड वाला गया फोर्थ। अब देखिए तो, लास्ट वाला कहां गया? फर्स्ट में। आया ना? फर्स्ट वाला कहां जा रहा है? सेकंड पे। और सेकंड वाला कहां जा रहा है? थर्ड पे। इस बार ये कांस्टेंट रहा। ठीक है? अब देखो तो, लास्ट वाले को हमेशा उठ के आना है फर्स्ट पे। तो लास्ट वाला जब फर्स्ट पे उठ के आएगा, नहीं फर्स्ट में ट्रायंगल चाहिए, फर्स्ट में ट्रायंगल नहीं, फर्स्ट में ट्रायंगल नहीं, फर्स्ट में ट्रायंगल नहीं, फर्स्ट में ट्रायंगल, डी नंबर। और डी किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब देखो, पूछता है निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना, इस वाले फिगर में आपको 5 वर्ग मिलेंगे क्या? तो हाँ सर, यहां से हमें 5 वर्ग मिल जाएंगे। तो 5 मिल गया। 5 के बाद ये छोटा जो हुआ 6, और ये बड़ा जो हुआ 7, यानी इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? तो सर इसमें वर्गों की संख्या 7 हो जाएगी। तो आंसर हमारा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अब देखिए, एल यू सी के की बात करें तो एल की वैल्यू 12, यू की वैल्यू 21, सी की वैल्यू 0.3 और के की वैल्यू 11 है ना। तो अब इसके लिए क्या लिखता है? एल लास्ट डिजिट 2, यू लास्ट डिजिट 1, सी लास्ट डिजिट 3 और के लास्ट डिजिट 1। अब पूछता है सर जीरोक्स के कोड के अंतिम अंक, तो अंतिम अंक क्या है? 24 है। तो 24 का 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो। ये आज का सेशन था। आज के सेशन में हमने 28 क्वेश्चन ही रखा था। 18 नंबर क्वेश्चन आपने, एक बच्चे ने कहा था सर फिर से समझा दोगे 18 नंबर को? कुछ नहीं था बाबू। देखिए, हमारे पास एक ऐसी आकृति थी, ये वाली आकृति दे रखी थी। ठीक है? ये वाली आकृति तो देखोगे तो सब में है कि नहीं? लेकिन देखो ये ट्रायंगल को देखना, सारा गेम इसी का था। ये जो ट्रायंगल था ना, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हो, है ना। यानी जो बड़ी वाली भुजा है ना, ट्रायंगल का शीर्ष भी उसी पे है। देखो, ये बड़ी वाली भुजा पे ट्रायंगल का शीर्ष नहीं है, खत्म हो गया। बड़ी वाली भुजा पे ट्रायंगल का शीर्ष नहीं है, खत्म हो गया। बड़ी वाली भुजा पे ट्रायंगल का शीर्ष नहीं है, खत्म हो गया। यहाँ देखो, बड़ी वाली भुजा पे ट्रायंगल का शीर्ष दे दिया है, यही सही हो। बस इतना ही तो था 18 नंबर में, और कुछ था ही नहीं। एक था 16 नंबर।
16 नंबर में याद रखिएगा, दुश्मनी दो तरीके का होता है, ठीक है। एक 100% की दुश्मनी होती है और एक 50% की दुश्मनी होती है। जैसे ध्यान से देखो, ये ए है, ठीक है, और ए की दुश्मनी किससे है? बी से है, और बी पूरा का पूरा किसके अंदर है? सी के अंदर। तो ऐसे समझ लो, ये राम है, बी मोहन है, और ये सी जो है ना, ये मोहन के पिताजी हैं। मोहन के कौन है? पिताजी। एक दिन क्या हुआ, ध्यान से समझना, एक दिन क्या हुआ कि राम और मोहन में लड़ाई हो गई। तो राम और मोहन में जब लड़ाई हो गई तो राम मोहन को अपना दुश्मन बनाता है कि ना वो मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। और मोहन भी राम को कहता है कि मेरा दुश्मन है। लेकिन क्या मोहन के जो पिताजी हैं वो भी राम को अपना दुश्मन मानेंगे? मान भी सकते हैं या नहीं भी। तो ऐसी दुश्मनी को कहते हैं 50% वाली दुश्मनी। तो यहाँ दुश्मनी का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है? तो देखो, दुश्मनी का अधिकार क्षेत्र जी और पी के बीच में, जी और पी के बीच में। पूरे बी की दुश्मनी पूरे जी से नहीं है। तो जब किसी पूरे वेन की दुश्मनी पूरे वेन से होगी तो ऐसे दुश्मनी को हम लोग 100% वाली दुश्मनी कहते हैं। इसमें पॉजिटिव कुछ भी बोलेगा गलत, निगेटिव कुछ भी बोलेगा सही होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी वेन की दुश्मनी पार्टिकुलर दूसरे वेन के कुछ ही हिस्से से हो, जैसे बी का पूरा हिस्सा जी का दुश्मन नहीं है, बी का थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वही जी का दुश्मन है, तो ऐसी दुश्मनी को हम लोग क्या कहते हैं? 50% वाली दुश्मनी कहते हैं। और जब भी वेन डायग्राम में 50% वाली दुश्मनी हो तो जो दुश्मनी निभाएगा उसकी ओर से कुछ नहीं जाएगा। यानी बी और जी के बीच एक ही कंक्लूजन सही होगा, और वो कंक्लूजन है कुछ बी जी नहीं है, ठीक है। क्या कंक्लूजन सही होगा? कुछ बी जी नहीं है। बाकी आप बी और जी के बारे में कुछ भी बोल दो वो सब गलत हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव बोल दो चाहे निगेटिव बोल दो। और सबसे ज्यादा गलतियां आप यही करते हो, कोई नहीं कहता है, आप सही कर देते हो। तो आपको यहां से बस बचा करके निकाल लेना है। एक था क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जानना था कि सर इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी मिलने वाली है। तो ध्यान से देख लो, त्रिभुज काउंट करना कोई भारी काम नहीं है, क्योंकि फिगर ऐसा है कि आप त्रिभुज आराम से काउंट कर सकते हो। तो देख लो, सबसे पहले ध्यान से देख, यहां से आपने कितने निकाले? तो सर 3। चाहे समकोण हो चाहे समबाहु हो, क्या फर्क पड़ता है? 3। यहां से कितने निकाले? तो सर 3। तो 3 3 कितने हो गए? 6। 6 के बाद देखोगे ये रहा 7 नंबर का, ये रहा 8, ये रहा 9, ये रहा 10, ये 11 रहा, ये 12 रहा, ये 13 रहा, ये 14 रहा। 14 के बाद देखो ये रहा 15, ये रहा 16, ये रहा 17, ये रहा 18। 18 मिल गए। 18 के बाद देखो ये रहा 19, ये रहा 20, ये रहा 21, ये रहा 22, ये रहा 23, ये रहा 24, ये रहा 25, ये रहा 26, ये रहा 27, इसी तरह से ये रहा 28, ये रहा 29 और ये रहा 30। 30 त्रिभुज यहां मिल गए। अब देख लो 30 के बाद यहां से 3 मिलेगा, तो 30 और 3 कितने? 33, और 33 के बाद 3 यहां से, तो 33 3 कितने? तो 36। 36 मिल गए। अब देखो, चूंकि यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक वर्ग को 4 भाग में काटा है, तो यहां से 8 त्रिभुज मिलेंगे। तो 33 पहले मिल चुके थे, 8 अब मिल गए, और हमें यहां से भी कितने मिलेंगे? तो 8 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो 8 त्रिभुज हमें और मिल गए, ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद आप अगर काउंट करने जाओगे तो ध्यान देना, ये एक त्रिभुज बनेगा क्या? एक। इसी तरह से इधर से एक बनेगा, तो 2। अब फिर देखो यहां से एक बनाओगे तो 3, और यहां से एक बनाओगे तो 4। फिर देखो यहां से नहीं 4, तो जब इधर कितने आपको मिल चुके हैं? 4। तो जब आपको नीचे 4 मिले तो आपको ऊपर भी 4 मिलेंगे, तो 4 और मिल गए। अब देखो इसके बाद भी कोई त्रिभुज बना, तो हाँ सर अभी तो त्रिभुज का खेला शुरू हुआ है। देखिए ये एक इधर से बनेगा त्रिभुज, और ये एक इधर से बनेगा त्रिभुज,
अभी भी मत रुकना, अभी भी त्रिभुज है, देख लो। यहां से एक त्रिभुज बना, यहां से एक त्रिभुज बना, इसी तरह यहां से एक त्रिभुज बना, यहां से एक त्रिभुज बना। तो क्वेश्चन सेटर को भी मालूम है कि अगर ऐसा क्वेश्चन खींच करके हम दिए हैं तो बच्चा को हम त्रिभुज गिनने नहीं बोलेंगे, क्योंकि त्रिभुज गिनने ऐसे में बोलेंगे तो पागल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो त्रिभुज पूछेगा ही नहीं। इसीलिए वो क्या पूछा, तो समकोण त्रिभुज पूछा। अभी तक हम लोग 40-50 पार, 40-45 पार कर चुके हैं, अभी भी उसमें त्रिभुज कम से कम 7-8 त्रिभुज और बनने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का रेंज होता है, उसके रेंज की लिमिटेशन होती है। और फिर भी मन ना भरे तो घर पे बैठ जाना, घर पे बैठ करके काउंट करते रहना। तो आज की सभा बच्चे हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। ठीक है, चलिए हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी, फिर हम लोग मिलेंगे। आज की सभा यहीं बर्खास्त होती है। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।